नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपके जीके जीएस की एक सीरीज चल रही है जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट का बहुत कम टाइम में शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हुए कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए। तो आज की क्लास में हम हर्षवर्धन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम हर्षवर्धन या वर्धन वंश से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लिख कर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। आपके एग्जाम में हर्षवर्धन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से? हर्षवर्धन का संबंध एक वंश है वर्धन वंश। वर्धन वंश की स्थापना किया था पुष्यभूति। पुष्यभूति जो इससे पहले गुप्तों के सामंत थे। जब गुप्तों के टाइम पे क्या हुआ, हूणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। तो हूणों के आक्रमण के टाइम गुप्तों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। गुप्तों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया पुष्यभूति ने और अपना नया वंश स्थापित कर लिया, वर्धन वंश। वर्धन वंश का एक महत्वपूर्ण राजा होता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आया था, वेनसांग। वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत की यात्रा पर आया था। वेनसांग मुख्य रूप से आया क्यों था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु वेनसांग भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आता है, भारत में रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय में पहले इसने अध्ययन किया, बाद में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया, भारत का भ्रमण भी किया। इसी दौरान इसने किताब भी लिखी थी, सीयू की रचना किसकी है? सीयू की रचना है वेनसांग की। वेनसांग पुलकेशिन तोती जो कि चालुक्य वंश का शासक है, उसके दरबार में भी गया था। लेकिन अक्सर पूछता है वेनसांग किसके दरबार में आया, तो आपको आंसर में टिक करना है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में 629 ईसा पूर्व में आया था और वापस 645 ईसा पूर्व में चला गया था। वेनसांग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। वेनसांग के टाइम पे मथुरा क्या था? सूती वस्त्र का बहुत अच्छा केंद्र था। तो क्वेश्चन आज कई बार ऐसे भी पूछा गया है। वेनसांग की रचना कौन है? सीयू की रचना किसकी है? वेनसांग की। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। वेनसांग ने अपनी रचना सीयूकी में कहा था कि भारत में समाज कितने 4 वर्गों में विभक्त हैं, जिसमें ब्राह्मण को इन्होंने सबसे उच्च बताया था, जबकि किसानों को क्या बताया था? किसानों को इन्होंने शूद्र करके वर्णित किया था। इसी के साथ साथ वेनसांग ने बताया था कि भारत के लोग क्या करते हैं? लिखना कम पसंद करते हैं, जबकि ये पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। वेनसांग ने अध्ययन कहाँ पे किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग ने अध्ययन किया था, बाद में इसी विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम भी किया था। जब वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था तो उस टाइम पे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? सीलभद्र। देखो, हो सकता है अगर आपने इससे पहले वर्धन वंश नहीं पढ़ा होगा तो आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी या थोड़ा सा लग रहा होगा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रिवीजन क्लास है, हम कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। हर्षवर्धन या वर्धन वंश से इससे बाहर के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो वेनसांग से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो गए। इसके अलावा हर्षवर्धन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं। देखो, हर्षवर्धन किसका बेटा था? हर्षवर्धन बेटा था प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी। बड़ा बेटा था राजवर्धन, दूसरा बेटा था हर्षवर्धन और तीसरी पुत्री थी राजश्री। अब देखो, राजवर्धन क्या हुआ? प्रभाकर वर्धन के बाद राजा बनता है, लेकिन राजवर्धन की हत्या करवा दिया था। बंगाल क्षेत्र में गौड़ शासक था शशांक ने राजवर्धन की हत्या करवा दिया था। जब राजवर्धन की हत्या होगी तो उसके बाद अगला शासक कौन बन जाता है? हर्षवर्धन। वो राजश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के राजा के साथ, वो कन्नौज के राजा की हत्या हो गई। तो हर्षवर्धन के ऊपर 2 जिम्मेदारी थी। पहला तो इसे अपने थानेश्वर वगैरह के क्षेत्र को संभालना था, दूसरा अपनी बहन राजश्री का क्षेत्र जो था कन्नौज, उसको भी संभालना था। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज के क्षेत्र को भी संभालता है और अपने थानेश्वर के क्षेत्र को भी संभालता है। लेकिन हर्षवर्धन कभी भी कन्नौज का शासक नहीं बनता। कन्नौज को उसने संरक्षक के रूप में संभाला। कन्नौज में अधिकार उसकी बहन राजश्री और उसके उत्तराधिकारी का ही रहता है। गौड़ शासक शशांक ने क्या किया था? राजवर्धन की हत्या कर दिया था
और शशांक ने बोधि वृक्ष भी कटवाया था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बोधि वृक्ष को कटवाया किसने था? शशांक ने। हर्षवर्धन प्रारंभ में कौन से धर्म को मानता था? हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म को मानता था, लेकिन बाद में हर्षवर्धन के दरबार में जब वेनसांग आता है, वेनसांग से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से जुड़ा था? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा था। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसको कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान नालंदा विश्वविद्यालय को कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में ही अध्ययन करने के लिए कौन आया था? वेनसांग आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी आपके कुमार गुप्त ने। गुप्त वंश का एक शासक था कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जो आवासीय सुविधा उपलब्ध कराता है। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसकी रचना करवाई थी पंजाब के राजा तक्ष ने। अब नालंदा विश्वविद्यालय के लिए आय की जरूरत है, तो हर्षवर्धन ने क्या कर दिया था? 100 गायों की आय, 100 जो गांव थे ना, उनकी आय नालंदा विश्वविद्यालय को दान में देता था। अच्छा, जब नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन आया था तो उस टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र। शीलभद्र जो कि बौद्ध धर्म के बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, और बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो कौन सी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके टाइम पर हुआ था? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के टाइम पर। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और चौथी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष वही विद्वान है जिसको पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके कनिष्क अपने यहाँ पर ले आया था। आपने जब कुषाण वंश पढ़ा होगा तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने क्या किया था? पाटलिपुत्र में आक्रमण किया था, वहाँ से महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र लाया था। इसी के साथ साथ वहाँ से एक बौद्ध धर्म के विद्वान अश्वघोष को भी ले आया था। उसी अश्वघोष ने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी किया था। बोधि वृक्ष को कटवाने किसने था? बोधि वृक्ष को कटवा लिया था शशांक ने। शशांक कौन था? बंगाल के गौड़ क्षेत्र का शासक था। इसी के साथ साथ क्या होता है? वेनसांग। हर्षवर्धन के टाइम पे प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष किसको बना दिया था? वेनसांग का, जिसको वहाँ के ब्राह्मणों ने क्या किया था? विरोध किया था। महामोक्ष परिषद का आयोजन कौन करवाया था? हर्षवर्धन। महामोक्ष परिषद की अध्यक्षता किसने किया था? वेनसांग ने किया था। कुंभ मेला प्रारंभ कराने का श्रेय भी किसको जाता है? कुंभ मेला प्रारंभ कराने का श्रेय भी हर्षवर्धन को जाता है। हर्षवर्धन बहुत अच्छा योग्य शासक तो था ही, इसी के साथ साथ हर्षवर्धन के ने कुछ रचनाओं की भी रचना किया था। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे हर्षवर्धन ने रचना किसकी किसकी किया था? हर्षवर्धन ने रचना किया था आपकी, एक रचना थी रत्नावली। रत्नावली की रचना किसने किया था? रत्नावली की रचना किया था हर्षवर्धन ने। इसी के साथ साथ हर्षवर्धन ने एक रचना किया था प्रियदर्शिका, नागानंद। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, इन तीनों रचनाओं की रचना किसने किया था? स्वयं हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन के दरबार में बहुत विद्वान भी रहते थे, जैसे कि बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन थे। बाणभट्ट ने 2 रचनाओं की रचना किया था, एक तो हर्षचरित की, दूसरी कादम्बरी। कादम्बरी और हर्षचरित की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। इसी के साथ साथ एक विद्वान रहते थे आपके सूर शतक। सूर शतक भी किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के। सूर शतक ने एक रचना किया था, रचना का नाम क्या था? मयूर था। इसी के साथ साथ हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था, प्रत्येक 5 वर्ष में। कहाँ पे कराता था? प्रयागराज में। और हर्षवर्धन ने कन्नौज में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करवाया था। इसी बौद्ध सम्मेलन को 5वीं बौद्ध संगीति के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो आपकी महात्मा बुद्ध की 4 ही बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, लेकिन अगर पूछेगा 5वीं बौद्ध संगीति के नाम से किसे जानते हैं? कन्नौज में जो बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन था जिसका आयोजन करवाया था हर्षवर्धन ने। देखो, हर्षवर्धन ने प्रारंभ में राजधानी क्या बनाई थी? थानेश्वर। हर्षवर्धन शासक कहाँ का बना था? अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। लेकिन आपको पता है कि इसकी बहन राजश्री के पति की भी हत्या हो गई थी। राजश्री बड़ी मुश्किल से बस निकली थी, तो राजश्री को सबसे पहले तो उसने ढूंढा, फिर उसने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया और साम्राज्य संभालने लगा था। लेकिन कभी भी इसने कन्नौज क्षेत्र पे अपना अधिकार नहीं जमाया।
कन्नौज में हमेशा संरक्षक के रूप में इसने शासन किया है। राजश्री का संरक्षक बन रहा है। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के लगभग क्षेत्रों को जीता था, जैसे कि इसने बंगाल क्षेत्र को जीत लिया था, इसने उड़ीसा क्षेत्र को जीता था, मिथिला वाले क्षेत्र को जीता था, कन्नौज क्षेत्र को जीता था। लेकिन हर्षवर्धन कभी भी कश्मीर क्षेत्र को नहीं जीत पाए। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत का भी अभियान किया था और वहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन ने दक्षिण का अभियान किया था। कुंतल, कांची वगैरह के क्षेत्र को जीत भी लिया था। लेकिन जब नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत में जाता तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से क्या हो गया था, पराजित हो गया था। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होता है, इसका उल्लेख आपको कहाँ पे मिलता है, ऐहोल अभिलेख में या ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति मिली कहाँ पे, कर्नाटक में। और ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किससे, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय कौन है, वातापी के चालुक्य वंश का एक शासक है। तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी टफ लग रही होंगी, लेकिन आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। हर्षवर्धन ने 3 रचनाओं की रचना किया था। नागानंद की रत्नावली की प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शना की रचना किसने किया था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना किया था। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। अब हर्षवर्धन की कोई संतान तो थी नहीं, इसके बाद जो भी शासक है बहुत ज़्यादा योग्य नहीं होते। 647 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत क्या होता है, छोटे छोटे वंशों में टूट जाता है। ये सारी चीज़ें हर्षवर्धन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, अपना अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। और कोई टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, कमेंट सेक्शन द्वारा बता सकते हैं।